और डेली जो नोट्स दिया है ना, डेली लेके आया करो सिलेबस, और वो डेली अपने पास रखो। और नोटबुक रखिए, जो एक्स्ट्रा ऐड करना होगा उसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। नेचर, प्रकृति। लोक प्रशासन की या प्रशासन की प्रकृति क्या है? देखिए, प्रकृति कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स कोई नेचर है इसका प्रशासन का, क्योंकि हर संगठन का अपना एक परिवेश होता है। जैसे भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था हमने बनाई है, इसका अपना एक परिवेश है। अरेबियाई पेनिनसुला में परिवेश है, फ्रांस में परिवेश है, हर जगह अपना ऐसा है। ठीक है। अभी जैसे क्रीमेशन की बात हो रही थी, फ्रांस में एक काउंटी जैसा है जब मरना पाप है, मरना नहीं है, आपको मरने से मना किया जाता, आपका आलोचना होगा मरोगे तो। और एडमिनिस्ट्रेशन इसके फेवर में रहता है कि मत मरो भाई, तुम मर कैसे जाओगे। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, वहाँ का शेरिफ, वहाँ के, है ना, फ्रांस में क्या है, फ्रांस के बाद प्रीफेक्ट की व्यवस्था है। यहाँ जो डीएम होता है ना, वहाँ पे प्रीफेक्ट होता है। प्रीफेक्ट कहाँ पे होता है? डिपार्टमेंट के स्तर पर। डिपार्टमेंट फ्रांस में जिला को बोला जाता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस का क्या है? डिपार्टमेंट। और उस डिपार्टमेंट में एक अधिकारी होता है जिसका नाम है प्रीफेक्ट। तो प्रीफेक्ट नोटिस भेजेगा, बीमार पड़ोगे नोटिस पे, मरना मत, समझ जाओ, मतलब क्या करो, हेल्थ का ध्यान दो, ये वो करो। सोचो प्रशासन कितना प्रेम करता है। क्यों? पूछो जगह क्या है? क्रीमेशन के लिए लैंड ही नहीं है। अभी इंडिया नहीं है ना, यही दफना तो एक के ऊपर एक चल कर दो, ऐसा नहीं है ना। दफनाए तो लोग फूल रखेंगे, प्यार करेंगे, रोएंगे, जाएंगे, ऐसा है ना, फिल्मों में देखते हो ना। तो एक सुव्यवस्थित क्रीमेशन की व्यवस्था है। अब ये भी सिस्टम किसने प्रोवाइड किया है? एडमिनिस्ट्रेशन में। अब भाई कोई एक्सपायर ही हो जाएगा तो अब उसके लिए कहाँ से जमीन लाएं? जमीन नहीं है भाई, बच जाओ, रुको, मत करो। या फिर पहले से अंडरटेकिंग मांगेगा कि किसी दूसरी जगह दफना देंगे, बुरा नहीं मानोगे ना, क्योंकि फिर सिस्टम तो ऐसा ही देना पड़ेगा। फिर लोगों की इच्छा, भारत थोड़ी है कि गए डीएम से पूछ रहे हैं सर ये योजना से हमको नहीं मिला, देखते हैं, डीएम अपना बैठा है। ऐसा नहीं है ना, वो ट्रांसपेरेंसी का कल्चर है, कस्टमर के लिए जान देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था है। अगली बार भगवान पूछें तो बोलना फ्रांस में बनाइए, अगली बार प्रीफेक्ट बन जाना। इससे ज्यादा इज्जत पाना हो किसी दुनिया में कहीं भी, प्रशासकों को सबसे ज्यादा इज्जत कहीं मिलता है, उसका जगह है फ्रांस। यहाँ पे पूछोगे तो डीएम मुस्कुराता है, कुछ बताता उताता है नहीं। वहां पे सब कुछ बता देगा दिल खोल के। चले भी जाओगे तो कुछ मेल भेजेगा, सर ये दो चार बात नहीं बता पाए थे, देखिए प्लीज बुरा मत मानिएगा। ऐसा है, कमाल का देश है। जबकि नेपोलियन कोड आज से नहीं है, 1804 के जमाने से प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रांस क्या राजनीति की वजह से है? प्रशासन की वजह से। 5 बार रिपब्लिक बदला। एक आदमी कोई फ्रांस का बोल दे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, इस राजनीति के नाम पर हुआ है, कोई भी कह दे, संभव नहीं है। ठीक है, ये बात है। तो प्रकृति ना कोई एक फिक्स हम बना नहीं सकते, परिवेश के आधार पे ये सब चीजें चेंज होती हैं। देखने लायक चीज ये है कि हमें अगर प्रशासन की प्रकृति को समझनी है तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल, कुछ विचारधाराएं हैं, मतलब कुछ पद्धति है इसको देखने की, जो अक्सर विषयों में होता है। जैसे इतिहास को आपको समझना है, एंशिएंट इंडिया आपको जानना है, तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि भाई कुछ रेफरेंस क्या है, ऐसे ही बताओगे ना। हड़प्पा में क्या था क्या नहीं था, तो कुछ रेफरेंस देखेंगे, भाई उस समय किताब क्या था, ऑल्टेकर ने किताब लिखी तो उनका देखेंगे, मिला क्या, चावल का भूसी मिला कि क्या मिला, कुछ पद्धति चूज करते हैं, फिर अपनी बात कहते हैं। इसी तरीके से लोक प्रशासन की प्रकृति को बताने के लिए भी कुछ तरीके हम लोग अप्लाई करते हैं। और उसके लिए वी हैव 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, 2 तरह के विचारधाराओं का समूह हमारे पास पाया जाता है। एक है मैनेजेरियल व्यू, और दूसरा है इंटीग्रल।
एकीकृत विचारधारा, प्रबंधकीय विचारधारा और एकीकृत, ये दो तरह की विचारधारा है। मैनेजरियल व्यू या प्रबंधकीय विचारधारा में इस बात को मान्यता दिया जाता है कि किसी भी संगठन, क्योंकि प्रशासन में हम किसकी बात कर रहे होते हैं, संगठन की, किसी भी संगठन के उच्च स्तर पर जो कार्य करने हैं, जैसे एक देख लें तो ये तो करना ही करना, और भी करने पड़ते हैं मैंने, लेकिन आपको बताया कि ये लगभग काम करना पड़ता है। पोस्ट कॉर्प, एक थ्योरिस्ट हैं लूथर गुलिक, जिन्होंने ये दिया कि प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइज करना, संगठन बनाना, स्टाफ की व्यवस्था, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग, बजटिंग, अब इसमें और भी है, संचार, नेतृत्व, ब्ला ब्ला, उसमें नहीं जाना है, जो भी करना पड़ता है जैसे ऐसा। तो यही इसकी प्रकृति है। इसीलिए मैनेजरियल व्यू को पोस्टकॉर व्यू भी कहते हैं। पोस्टकॉर व्यू, और इस तरह की विचारधारा की पे अगर हम चलें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें इसको मान करके, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। प्रबंधकीय विचारधारा क्या कहती है, मैनेजरियल व्यू क्या कहते हैं? किसी संगठन का उच्च स्तर के कार्यों की जो प्रकृति है, यानी पोस्टकॉर्प, यही प्रशासन की प्रकृति है। यानी आपको यू हैव टू प्लान, प्रशासन करने का मतलब यू विल बी अ प्लानर, ऑर्गेनाइजर, है ना, स्टाफिंग का काम करने वाला, मतलब एचआर डिपार्टमेंट आपको देखना है, यही सब आपको करना है, इसी तरह की चीजें होंगी। तो अगर इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो ये मिलेगा कि सभी संगठन में जो प्रशासन है वो एक जैसा होता है, क्योंकि सभी में क्या करना है, पोस्टकॉर्प। और भारत जैसे देश में, विकासशील देशों में इसकी मान्यता देखने को मिलती है। तभी जाकर के अधिकतम मंत्रालय या विभाग के कौन है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे देखने को मिलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया बात? बस, तो भारत में कौन सी व्यवस्था मानी जाती है जी, प्रबंधकीय विचारधारा। लेकिन यही सबसे सच है, यही अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। कोयला सचिव, सेक्रेटरी कोल, उसका ट्रांसफर कर दीजिए एचआरडी में, अभी कोयला चला रहा था, अब शिक्षा चलाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि देखो यार कुछ भी चला लेगा, क्योंकि करना उसको यही है। कोयला काटने नहीं गया था, प्लान किया था। शिक्षा में भी प्लान करेगा, पढ़ाने नहीं जाएगा, तो कर लेगा, और हम करते हैं। लेकिन ये अंधेरे में तीर मारने जैसा है। कोयले का समझ, स्पेशलाइज समझ, ज्ञान होना जरूरी है। तो ऐसी व्यवस्था जहां पर प्रबंधकीय विचारधारा लागू होगी, वो सामान्यज्ञ होगी कि विशेषज्ञ होगी? सामान्यज्ञ, क्योंकि स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। तो ये जो सिस्टम से आएगा तो कैसा होगा, जनरलिस्ट, सामान्यज्ञ, जनरलिस्ट होंगे। अब आप लोग किस्मत वाले हैं, इंडिया में जन्मे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आईएएस का ही जलवा यहाँ पे होगा, जनरलिस्ट का। आईपीएस बन जाओगे, हीरो नहीं बन पाओगे, उसका हीरो यही रहेगा। होम सेक्रेटरी कौन है, आईएएस अफसर, जो कम जानता है, थोड़ा थोड़ा सब जानता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नॉन। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो आमिर खान, सलमान खान कितना भी सिनेमा बना दें, नाच कूद लें, ऑस्कर में जाएगा कि नहीं जाएगा ये तुम्हारे ही कलम से साइन होगा। रितु बेरी कितना भी कुछ कर लें, लकमे फैशन वीक, ऐसा वीक वैसा वीक, फ्रांस का कंपनी बुला लें, कुछ भी कर लें, फैशन वीक दिल्ली में होगा कि नहीं होगा, कि मुंबई में हो जाएगा, तय कौन करता है? फैशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हु इज द चेयरमैन? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आई एम सॉरी, है ना, यही होना है जनरलिस्ट। तो सिनेमा, सर्कस, चलो जी, नारियल बोर्ड, केरला कैडर में चले गए तो वहां पे कोकोनट बोर्ड है, मालिक कौन है? यस, नारियल के बारे में आपको पता हो ना हो, पेड़ कहाँ पे होता है, कितने टेम्परेचर में चाहिए, क्या चेक करोगे आप ही, ठीक। चलो यूपी में आ जाओ, ईख बोर्ड, चेयरमैन कौन है? ईख, गन्ना, यूपी में गन्ना होता है तो गन्ना बोर्ड है, उसका मालिक आईएएस अफसर। गोवा में चले जाओ, मछली बोर्ड, मालिक कौन होगा? सब मालिक यही है, आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि क्या मान के चलते हैं, क्या करना है, पोस्टकॉर्प।
अब ये मछली का प्लानिंग करवा लो, शिक्षा का करा लो, वो प्लानर है, प्लानिंग जानता है, ऑर्गेनाइजर है, आदेश देने आता है, रिपोर्ट लेने आता है, समन्वय करने जानता है, कुछ भी चला देगा, और इसीलिए उसको हीरो बना के रखा जाता है। लेकिन विकसित देशों में ये मान्यता नहीं है। अमेरिका में ये सब नहीं है, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सिविल सर्विसेज है। तो वो कैसी होगी? एकीकृत विचारधारा को मानने वाला होगा। ये क्या सोच है इसका? इसका सोच है कि किसी संगठन में अगर आपको प्रशासन की प्रकृति जाननी है तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ऊपर से नीचे तक ये कौन सा काम करता है। यहाँ पे क्या है? सिर्फ ऊपर। यहाँ पे क्या है? ऊपर से नीचे तक। इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि विषय वस्तु इसकी क्या है। ठीक है, जैसे शिक्षा है ना, स्वास्थ्य है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है? ये बात जानने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमें पहले वो देखना है और ऊपर से नीचे। और जैसे ही ये दोनों देखोगे ना तो कंक्लूजन क्या आएगा? यहाँ पे क्या था कि सभी संगठनों का प्रशासन एक जैसा होता है, यहाँ पे बदल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और ये किसको बल देगा? विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ को बल देगा। और इसमें क्या है? स्पेशलाइजेशन होगा। ये व्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और ये व्यवस्था इंडिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर आपको शिक्षा में जाना है तो एजुकेशन का समझ होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक, मतलब टीचर से लेके ऊपर तक आपको सब चीज़ के बारे में अवेयर रहना है। तो आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा ना। लेकिन आईएएस अधिकारी जो हमारे होते हैं वो ट्रांसफ़र होता रहता है किसी विभाग में। कल मौसम विभाग में था, परसों वहाँ चला गया। किसी का ज्ञान थोड़ी होता है, किसी का ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं। तो हमारे यहाँ ये मान्यता है, इनके यहाँ ये मान्यता है। ये दो तरह की विचारधारा है। अब इसमें फंसना नहीं है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। हमारे यहाँ क्या लागू है आप देख लिए, समझ गए। अमेरिका में क्या लागू है आप समझ गए। उन्होंने स्पेशलाइज्ड सिविल सर्विसेज बनाई है। उनका माइंडसेट यही है कि जो नॉलेज ही नहीं होगा वो चला कैसे पाएगा। तो उसके यहाँ वर्टिकल ग्रोथ होता है सिविल सर्विसेज का। हमें तो ये सीखना है कि होना क्या चाहिए। तो वही है, खिचड़ी बना दीजिए, दोनों का मिक्स मॉडल लीजिए। अगर लोक प्रशासन की प्रकृति को समझना है, ठीक तरीके से उसको लागू करना है, तो हमें पोस्ट कॉर्प का भी ज्ञान होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर का भी ज्ञान होना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई कोयला में सचिव का काम कर रहा था, अब उसका ट्रांसफर हुआ कृषि मंत्रालय में, सेक्रेटरी बनने वाला है। 2 ही महीने का, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 महीने का उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दीजिए, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में। ठीक है, पूसा रोड भेज दीजिए, बोले कि इसको थोड़ा बताइए कि मिट्टी में क्या है एनकेपी का रेशियो। भले वो इंजीनियर था, कुछ और था, एग्रीकल्चर से कोई भेंट नहीं है। तो इस उम्र में इतना चीज़ देखा है, बहुत ज़्यादा चीज़ टाइम लगेगा जानने में। और बहुत पढ़ना, एग्जाम देना नहीं, लोग बस बताएं चीज़ें कि समस्या क्या है। कृषि में मोटे अनाज का उत्पादन कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ सकता है सर, ये किया जाएगा तो अच्छा होगा, ये उसको बताया जाए। और तब उसकी स्थापना, उसकी पदस्थापना की जाए एज ए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। तो पहले से अच्छा करेगा कि खराब करेगा? अच्छा करेगा। डिसीजन अच्छा लेगा कि बुरा लेगा? अच्छा लेगा। लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं। तो होना चाहिए दोनों के बीच बीच का चीज, थोड़ा सा पोस्ट कॉर्प व्यू भी और थोड़ा ये भी। अब थिंकर जब मिलेंगे तो थोड़ा जार्गन कर देते हैं। जैसे यहां आपने देखा, प्रबंधकीय विचारधारा को पोस्ट कॉर्प विचारधारा भी कहते हैं और इंटीग्रल व्यू को सब्जेक्ट मैटर व्यू भी कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर व्यू, विषय वस्तु से संबंधित विचारधारा। सब्जेक्ट मैटर बोले तो क्या हुआ? एजुकेशन, हेल्थ, ब्ला ब्ला, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक थ्योरिस्ट हैं जिनका नाम है लुइस मेरियम।
उनका स्टेटमेंट आ जाएगा कि लुइस मेरियम का स्टेटमेंट है कि प्रबंधकीय विचारधारा और एकीकृत विचारधारा एक ही कैंची के दो फलक हैं। मैनेजरियल व्यू एंड इंटीग्रल व्यू आर द ट्विन ब्लेड ऑफ ए सीजर। कमेंट, टिप्पणी करें तो क्या बोलोगे? हाँ, कैंची लोहा से बनता है, उसमें से कहने का मतलब दोनों का जरूरत है, दोनों पर बल देने की आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बताना है कि विकासशील देशों में इस पर बल दिया गया तो हम अधिकारी तो बना लेते हैं इजीली, लेकिन काम ठीक से नहीं कर पाता है। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे ही चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होगा। समन्वय करने के लिए हर चीज थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, जनरलिस्ट नहीं होता है। ये दोनों का अगर हो, कैंची अगर से क्या होगा, कपड़े को काटना है तो दो ब्लेड चाहिए, एक ही से काटने में हाथ कट सकता है, दिक्कत होगा। तो हमें ये भी चाहिए, इसका भी महत्व है, इसका भी महत्व है। अधिकारियों को चाहिए कि संगठन के उच्च स्तर के काम को सीखें अच्छे से, कैसे प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ कैसे चलाते हैं, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बस्टिंग कैसे करें, ये जाने, इस विषय पर भी पकड़ बनाएं। ये दोनों के साथ अगर काम करेंगे तो प्रशासन बहुत सफल हो सकता है, बहुत सफलता से वो काम कर सकते हैं। ऐसे सवाल आते हैं, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, किताब 1000 पढ़ लो तो भी ये लिखने नहीं आएगा। तभी तो मैं मना कर रहा था कि बाहर बहुत बड़े बब्बर लोग होंगे ना, ये स्टेटमेंट दे दो सर इसमें लिखें क्या, तो यही गोल गोल कुछ बता देंगे लोग, लिखो, लेकिन गोल नहीं लिखना है। अंडरस्टैंडिंग जो है उस बात को इसमें करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो पूछो, इंटरैक्टिव रखो बिना शर्माए। ठीक है, अब आ जाइए महत्व। हाँ हाँ, परिस्थिति तो हो ही गई ना। जैसे ही आप विषय वस्तु लिए तो परिस्थिति हो गई। इसमें परिस्थिति नहीं है, इसमें तो कुछ भी हो यही करना ही है। अब हमें सीखना है इसका महत्व, है ना, सिग्निफिकेंस। महत्व क्या है? अब महत्व में बच्चे सब पढ़ के ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, जहां नहीं पढ़ना चाहिए। यही देखो, इंग्लिश जो धोखा मैं बोल रहा था, इंग्लिश वाला को खूब धोखा देने आता है, वो दे लेता है, बिना पढ़े लिख देगा आंसर। वो यहाँ पे लिखो, है ना, गर्भ से लेकर कब्र तक जनता का कल्याण में जुड़ा है, तो तारीफ करते जाना है। लेकिन इसके लिए भी सब BL फड़िया लेके, लाल हरा काला कलम लेके, अंधेरा करके और लाइन लगाते हैं महत्व। सोचो कितना वेस्टेज है टाइम का, क्यों पढ़ना है ये? अच्छा, जो पढ़ा है उसको कहाँ सफलता मिली है, ऐसे किस एग्जाम में आया है कि इसका महत्व बताएं, घर बसाएं UPSC में, हम फिर पढ़ें क्यों? तो इसलिए देखोगे ना आप लोग बच्चों, तो तैयारी करने का विषय वस्तु बहुत कम होता है। हम भी कभी जिंदगी में पढ़े होंगे ना, मतलब आपको इतना तो लग ही गया होगा, कुछ पढ़े होंगे, तो हम जानते हैं 10 दिन पढ़ने पर क्या होता है, दैट आई नो, है ना। 36 घंटे पढ़ के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले में से हम लोग रहे थे। ऐसे हमारा किताब होता था प्राचीन काल का, उसमें टॉयलेट बाथरूम का टाइम हटा के बिना सोए 36 घंटे और आधा कुछ मिनट, अभी भी लिखा हुआ होगा, लाइब्रेरी में ढूंढूंगा अपने तो मिल जाएगा। और कुछ नहीं, ऐसे ही। और 112, 118 आधा घंटा पहले ही मार के सब हो जाता। तो हमें पता है ना कितना पढ़ा जाता है। 10 दिन कोई ठीक से पढ़ता है ना, एग्जाम पे हावी हो जाता है। 25 दिन में एक ऑप्शनल तैयार करके फाइट किया जा सकता है। पास करने वाला मैं बता रहा हूँ, वो दिन काटने वाला नहीं, लाल कलम लेके कि आज अच्छा लगा, ऐसा होता है ना प्रशासन में। हाँ, ये काम नहीं करना हो तो, समझ में आ रहा है कुछ? इसीलिए वो यही से बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि छोड़ छोड़ कर पढ़ना है। क्यों बोलता हूँ रोज सिलेबस लेके आओ, क्वेश्चन बैंक तकिए के पास रखो, या ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आप ही के लिए बता रहा हूँ ना, कैसे गो फॉर इट, इससे कहीं कोई कष्ट नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों ने हमारी बातें नहीं मानी, भावना में गए हैं एक दो,
क्योंकि उनको कभी लगा कि सर तो बोल दिया ऐसे, ऐसे नहीं होगा, वो डराने वाला है ना, तू नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ किताब ले लेते हैं, ऐसा उनको वक्त चला जाता है, कुछ हुआ है नहीं उसमें, उसी में वो गए। जितने टफ चीजें आएंगी वो हमारे से इतनी इजीएस्ट वे में निकलेंगी। जैसे एक थिंकर है साइमन, पढ़ोगे ना, उससे लोग डरते हैं। 2-3 मैं बता, ग्रे एरिया बताता हूँ पबैड का। ये सब तो कुछ भी नहीं है, अभी आएगा वो सब, तो थोड़ा तनाव होगा भाई, जब क्लास में बैठोगे थोड़ा होगा, लेकिन उसको भी मैं इतना इजीएस्ट फॉर्म में दे रखा हूँ। कुछ ना हो ना बच्चों का ये सोचे कि हम तो डूब गए, हमारा सब चला गया। जो बताया है ना वो लिख के आ जाए, तो उन्हीं सब का नाम है मुस्ताक, उसी सब का नाम है संतोष कुमार सिंह, सब पासे कर जाता है। लेकिन अब उसी में दिमाग लगाते रहोगे, परेशान हो गए। तो यहाँ 20 साल से दिमाग लगा है, अभी भी क्यों लगा रहे हो? अगर ऑनेस्ट अगर कोई मिल जाता है तो सीधा यूज इट। साइमन है ना, रिग्स, ऐसे 2-3 एरिया हैं जो पढ़ के टफ लगता है, लेकिन हम लोग के कंटेंट से जाए हुए आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि उसके प्रश्न ना मिले हो, एक भी बार नहीं। और एक ही चीज को यूपीएससी थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते रहते हैं। जैसे 14th प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, तो आ जाएगा 14th प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द हेनरी फेयोल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रिंसिपल्स? नथिंग। बच्चे यही सोच के दुखी, अच्छा लेने वाला दुखी हो जाता है, प्रेस्क्रिप्शन, और हिंदी ट्रांसलेशन कर देगा अभ्युपगम, बस मान लेगा कि नहीं इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। मैं बोल रहा हूं पेपर 1 हमेशा अच्छा होगा, पेपर 2 से डरो, पेपर 2 से हमारे एक्सपीरियंस से भी सीखो, उसमें भी हमने बहुत एफर्ट लिया है। पेपर 2 में अच्छा कर गए ना, आईएएस बनने से कोई रोक दे तो बताना, पेपर 2 में बस 30-40 नंबर बढ़ के बैटिंग कर दो और वो कंट्रोल करके देखो। पेपर 1 तो मैं बता रहा हूँ ना, हमारे नोट्स को ले लो, धोखा दे के भी पढ़ोगे तो भी बाकी सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करके जितने नंबर आते हैं उतने नंबर इसमें आ जाएंगे, धोखा दे के, ठीक है। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, पंचायती राज, कोई इशू छूटे नहीं, वहां पे चीजें गड़बड़ होते। ठीक उल्टा बच्चे परसीव करते हैं सब्जेक्ट को लेते समय कि पेपर 2 आसान है, पेपर 1 भारी है, होगा उल्टा। बाद में पता चल लगा कि उसमें नंबर कम, इसमें बहुत ही ज्यादा। ये कॉन्सेप्चुअल है ना, अगर आपके आ गया ना समझ, जो कि आ ही जाएगा, कुछ भी नहीं है। यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ, पीसीएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पीसीएस में सब समभाव में, यही पढ़ लो ना, नोट्स हो जाएगा पीसीएस, कुछ और काम नहीं, उसके लिए कुछ है ही नहीं, इतना दिमाग लगाने की उसमें जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने आप को उठा करके यूपीएससी तक ले आओ, 325-30 नंबर लाने का प्लानिंग बनाओ ऑप्शनल में। उसके लिए जरूरी है कि पेपर 1 तो अच्छा हो ही हो, पेपर 2 में रत्ती भर का ना छूटे, डायग्राम्स अच्छे बने हों, नए एरियाज डाले गए हों, अच्छे से एनालिसिस हो, साफ साफ लिखा हो, मेहनत से तैयारी हो, इसमें ध्यान हमें ज्यादा देना है। तो महत्व में कुछ है नहीं, लेकिन मैं इसको भी सुव्यवस्थित कर देता हूं। जब भी महत्व पे लिखना पड़े तो 3 एरिया में काम करना है। क्या क्या काम करना है? कल्याणवाद, एक तो इस पे करना है जिसमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लोक प्रशासन का महत्व क्या है? गर्भ से कब्र तक कल्याण में जुटा हुआ है। और कहानी वही सुनाना, मरने वाला, कि निजी प्रशासन कभी भी मृत्यु के बाद की इच्छाएं ग्राहकों की पूरा नहीं करता, ये लोक प्रशासन नहीं करता है। रिलायंस मोक्ष द्वार नहीं है, टाटा मोक्ष द्वार नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव से काम करता है। और बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी में कल्याणकारी, आप में से कौन है जो आयुष्मान भारत, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा, ब्ला ब्ला 10 योजना नहीं जिसको पता हो और जिसको हवाबाजी करने ना आए? ऐसा कोई है? जन्म से लेकर मृत्यु तक कल्याण में जुटा हुआ कोई है बिना सोचे? अब मैं बोल रहा हूं ना, शाहीन बाग का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि सरकार ने कोई कानून बनाया, अगर उसके विरुद्ध भी जनता है तो राजनीति कुछ भी हो, प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। वो वहां पे भी चाहेगा कि वाटर सप्लाई हो, वाटर लॉगिंग ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, कोई मारपीट ना हो जाए। वहां पे भी एम्बुलेंस खड़ा करके रखा होगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसा रखा होगा। ये नहीं रखा है तो गलत है, प्रशासन का ये अप्रोच होता है इस तरह का, ठीक है, ऐसी बात कह सकते हो। तो एक तो वेलफेयरिज्म के लिए लिखना है, दूसरा गो फॉर द पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति।
ठीक है, पब्लिक पॉलिसी ये 10वां यूनिट है, आप इसके भी माहिर हो जाएंगे। और आपको ये बताना है कि लोक प्रशासन सिर्फ नीतियों का क्रियान्वयन ही नहीं करता, लेकिन नीतियों का निर्माण भी करता है। ठीक है, नीतियों का निर्माण भी करता है, समझ लेना है कैसे। जब उच्च पदों पर चले जाओगे प्रमोट हो के, तो कैसे हो जाएगा, क्या करोगे? अभी बता रहा था मैं, डीजीपी क्या करेगा, एडवाइस ही देगा, अपना अनुभव कौशल ज्ञान बताता है। अच्छा चलो जवान ही है, नीतियों का क्रियान्वयन नहीं करना है, क्रियान्वयन करते समय भी नीतियों का निर्माण जरूरी है। जैसे आप यूपी के किसी जिले, बिजनौर भेज दिया जाए, कहीं भेज दिया जाए आपको, लखनऊ कहीं, चलो भाई वहां पे नीतियों का क्रियान्वयन कर, रोड बनवाना है, तो क्या करोगे? सरिया छड़ अलकतरा सब लेके दौड़ जाओगे रोड पे? क्या करोगे? नीति बनाना है, कैसे बनेगा रोड। तो आप देखोगे कि बिजनौर में अभी तक रोड कैसे बना है। तो जी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सब बनाते रहे, कौन कौन कॉन्ट्रैक्टर है, सबका बैकग्राउंड चेक किया तो एक पर एक लोग हैं हवाओं फिजाओं से आए हुए, करप्ट प्रैक्टिसेस के माहिर कलाकार महावीर सब हैं जिन्होंने यहाँ पे सड़कें बनाई हैं। एक भी प्रोफेशनल कंपनी यहाँ पे नहीं आई है, और दिल्ली से पढ़ लिख के गए हो वही काम करने के लिए। तो क्या करोगे? एक मेल ड्राफ्ट करो, डीएलएफ को भेजो मेल कि भाई जिला प्रशासन बिजनौर आपसे अपेक्षा करता है कि आप हमारे यहाँ आकर के सड़क निर्माण के लिए एक टेंडर निकाल रहे हैं, उसमें आप अप्लाई करिए। डीएलएफ को, प्रोफेशनल कंपनी को भेजो, और आपने बनाओ कि मैं किसी भी इंडिविजुअल ठेकेदार को तो दूंगा ही नहीं, उसको तो कभी मैं दूंगा ही नहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। नेता कुछ भी हो जाए, ट्रांसफर हो जाए चाहे ना हो, जब तक मैं हूं यहाँ पे, इसको एडवर्टाइज कर दो, ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। एक विज्ञापन निकालो, अखबार में बोलो, पूरा पेज दे दीजिए, एक कॉन्फ्रेंस करके बोल दो कि अभी तक ऐसी सड़कें रही हैं, प्रशासन इसको ठीक करने के लिए काम कर रहा है, वेबसाइट पे डाल दो, सोशल मीडिया पे डलवाओ, चारों बगल बोल दो, अपने आप मंत्री के भी लाइट में आ जाओगे कि वाह बहुत अच्छा बच्चा है। सरकार का तारीफ ही तो है ना। अब सरकार यहाँ पर ऐसा, आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड कुछ भी, क्या मतलब है? कोई भी पार्टी हो, इसके लिए जा रहे हो क्या प्रशासन में कि इसी पार्टी के लिए काम करना है? तो छोड़ दो, काम ऐसे किया जाता है। और फिर बुलाओ, डीएलएफ आ जाएगा, कोई टाटा की कंपनी खोजो, देखो कौन कौन कंस्ट्रक्शन का काम करता है, हिटैची से बोलो, लार्सन ट्रूबो को बोलो, उसको लिखो कि आप अप्लाई करिए हमारे यहाँ। ऐसे से अप्लाई करवाओ जिसके पास रोलर हो, मशीनें हो, जो पैसे लगा सके, और बिना सरकार का पैसा निकलवाए उनका पैसा लगवा दो। टेंडर निकाल के बोलो कि आप खर्चा करिए, आगे करवाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन से, और प्रोसेस कर दीजिए, सब लोग खुश हो जाएंगे। लोक निर्माण विभाग खुश हो जाएगा, वाह कमाल का अधिकारी है भाई, पैसा कमाल लेता है। यही तो है गुड गवर्नेंस। ऐसा करोगे ना, प्रधानमंत्री का ध्यान चला जाएगा। कभी एक दिन फोन आ जाएगा कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, आओगे क्या कभी चाय पीने? ठीक है, कभी प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगेगा अचानक, उठाओगे, पाकिस्तान से नहीं आता है प्राइवेट नंबर, समझे? तो कभी आओ, हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट, आपके तरीके, आईआईपी के डायरेक्टर बुलाने लगे आपको, लबासना का डायरेक्टर बुलाने लगे कि आके कुछ नालायकों को ट्रेनिंग दो, सिखाओ। कम उम्र के लड़के, कोमल सिंह परदेसी 2003 काडर का है, बूढ़े बूढ़े को जाके मनरेगा के लिए ट्रेनिंग देता है। तो आप जब जाएंगे ना, जमाना बदल गया है। ये नहीं है कि बूढ़ा अफसर जवान अफसर को आके सिखाएगा, नहीं, बूढ़ा अफसर है और ये सब काम किया है, टाइम पास किया है इसमें, उसका जमाना नहीं है आज की ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट है, समझ गए? नए यंगस्टर्स जो अभी की समस्या को समझते हैं, उसको दूर करते हैं, फट से लाइमलाइट में आ जाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएसडी बना देगी यार, सबके बॉस बन जाओगे तुरंत। हो सकता है कि इंडिया में जितने रोड मेकिंग के प्रोसेस हैं, सबके ओएसडी बना दिया जाए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एंड डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ओनली। ये भी दिन हो सकता है। ऐसे युग में आप जीते हैं, है ना? ये काम करता है। तो क्या करना है? सोचना है नीति कैसे बने। क्रियान्वयन करने से पहले भी हमें नीति का निर्माण करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया कि कौन चलाएगा,
लॉ एंड ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, संसाधन क्या खर्च होंगे, भौतिक संसाधन क्या होंगे, तकनीकी संसाधन क्या लगेंगे। यू हैव टू प्लान प्लान प्लान, थिंक थिंक एंड थिंक। आप क्या कर रहे हैं, पॉलिसी तो बनाए, सिर्फ पॉलिसी बदल दो कि अब तक यहाँ पे भ्रष्ट ठेकेदार चलाए थे, अब डीएलएफ बनाएगा, 1 साल के बाद का बिजनौर बदल जाएगा, धड़ाधड़ हो जाएगा, कभी कहीं फ्लाईओवर बन गया, कहीं कुछ हो गया, लोग आश्चर्य करेंगे, वाह। फिर यही है कि नाम योगी जी का होगा, किसी पॉलिटिशियन का होगा, तो आप तो उसके लिए जा ही नहीं रहे हो, या सोच लो पहले कि क्या करना है। लेकिन लोग जान जाएंगे, अब का समय चेंज हो गया है, सोशल मीडिया पे भी आता है ना, तो सोशल मीडिया पे ऐसे आउटपुट्स होंगे, लोग पीछे भी लग जाएंगे, कह रहे ये तो दूसरी तरह का है, ये तो इतना काम ही कर देगा, सरकार का नाम हो जाएगा, विपक्ष आएगा ही नहीं, तो आपका कमी भी खोजने में लग जाएगा। तो ये सबसे दूर है ना, नहीं तो समझ लो, रोज बताता हूं मैं, संचार कौशल, कानूनी ज्ञान, साइकोलॉजी, सब पे कंट्रोल अगर होगा तो होगा। तो आपके ट्रांसफर होने से पहले आपकी विरासत का ट्रांसफर हो जाएगा, आपके स्टाइल का ट्रांसफर पहले हो जाएगा कि फलाना अधिकारी है, अब ये सब कुछ होने वाला नहीं। पॉलिसी के लिए भी काम करता है, ठीक है। और जब महत्व में बताना हो ना, तो आप एक चीज को जरूर उठाया करो, वो ये है, और आज बड़ा रेलेवेंट भी हो गया है आज की परिस्थिति में, मैं भी कोई एक आध सवाल डाल भी दें। ये कभी खराब नहीं होना चाहिए, सब बिगड़वा लो, मतलब बिगाड़ना मत, ट्रेजरी खराब हो जाए, पैसा इधर उधर मतलब करना नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, ये करोगे ना उसी समय ट्रांसफर हो जाएगा, 30 सेकंड में नहीं रह पाओगे डीएम एसपी। सबसे वोलेटाइल पद यही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। कानून का राज हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, मतलब सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी होनी चाहिए, और पूरी अवेयरनेस रहती है प्रशासन के पास। आप पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री, कुछ भी कर सकते, सारे लॉ एंड ऑर्डर का बॉस ही हो, 1861 पुलिस एक्ट। तो स्टेट ने एडमिनिस्ट्रेटर को सब दे रखा है, वो अप्लाई ही नहीं करता है, कई बार भावना में भी नहीं करता कि अच्छा ऐसे भी करना चाहिए, या इतना सक्षम ही नहीं रहता अंदर से, इतना नैतिक बल ही नहीं रहता उसके पास कि ये वो अप्लाई करे, तो खुद भी उसमें पिस जाता है, ठीक है। ये बात है, बहुत बड़ा सेना तुम्हारे पीछे है, मशीनरी है, यूज नहीं करोगे तो उसी सेना मशीनरी से दब जाओ, ये भी है। 3 एरिया में बात करना है, ठीक है। कल्याणकारी काम करने में बहुत बड़ी भूमिका है ये, और ऐसी 50 चीजें हैं जो सब इसी में आ जाती हैं। अब करने के लिए तो प्रोटोकॉल का भी काम कर रहा है, आपदा प्रबंधन का भी काम करता है, ये भी करता है, वो भी करता है, बहुत सारा कुछ है, लेकिन इतना कर नहीं सकता। आपको 150, 200, 250 शब्द में ही आपको अपनी बात को कंक्लूड करना होता है। समझ में आया कुछ? बस प्रश्न लिखिए। लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्रियान्वयन है, ब्रैकेट में वुड्रो विल्सन, टिप्पणी करें। लोक प्रशासन कानून का व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्रियान्वयन है, टिप्पणी करें। ब्रैकेट में वुड्रो विल्सन, टिप्पणी करें। हमेशा ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते बच्चे भूल के घबरा जाते हैं और भावना में चले जाते हैं। ब्रैकेट में किसी का नाम लिखा हो, आपको केयर नहीं करना है। केयर क्या करना है? एक शब्द क्रियान्वयन, गोल करिए, बॉक्स में डालिए। और हमेशा जो टिप्पणी करने वाले प्रश्न होते हैं, टिप्पणी करने में हमें अपनी बात को कहनी होती है, तो हमें आलोचक के चश्मे से देखना है कि दांत है तो चना नहीं है, चना है तो दांत नहीं है। तो अगर क्रियान्वयन की बात हुई तो इस स्टेटमेंट में क्षेत्र पर किस तरह से बल दिया गया है? संकुचित परिप्रेक्ष्य में बल दिया गया। अभी बात किया ना क्षेत्र का, क्षेत्र के 2 भाग हैं, विषय क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र में कोई कहता है कार्यपालिका, कोई कहता है विधायिका। नहीं भाई, ये क्या कह रहे? कानून का क्रियान्वयन, मतलब क्या कानून बनाएगा? नहीं, ऐसे बन जाएगा, न्यायाधीश भी तो बन रहा है। तो
प्राचीन काल था, पिताजी का जमाना पुराना था, उनके समय में यही ठीक लगा। और उनका लक्ष्य क्या था? लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में स्थापित करना। उन्होंने क्रियान्वयन के पक्ष को बहुत जोर दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। तो आपको आलोचना करनी है, आपको बताना है कि प्रस्तावित कथन में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखा है। यहीं से शुरू करना है और फिर शुरू हो जाना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को दो आधार पर देखना चाहिए। इसमें कार्यपालिका पर बल दिया गया है या विधायिका न्यायपालिका पर, इसके विषय क्षेत्र को भी देखना चाहिए। तो उन्होंने विषय क्षेत्र वगैरह के बारे में बात ही नहीं की, सिर्फ कार्यपालिका जैसे चीजों को जोड़ा, क्रियान्वयन। जबकि आज का प्रशासन क्या करता है? नीतियों का निर्माण भी करता है, सोचता भी है, और वो न्यायाधीशों के जैसा काम करता है। और ये ना धीरे धीरे रोज मजबूत होता जाएगा ज्ञान आपका। कल आप पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कल आपके पास होगा ट्राइब्यूनल, आपके पास उदाहरण अपने आप चले आएंगे दिलों से। ये आज लिखने का नहीं है। ये जो चैप्टर है ना जो पढ़े हो, ये सबसे अंत में पढ़ना चाहिए वैसे, अर्थ, महत्व, प्रकृति, क्योंकि इसकी ज्ञान आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के रूप में, अभी तो हमने बहुत चीज बताया, लेकिन अभी जितना है उतने ही में लिखो, वो अपने आप बढ़ता जाएगा, उदाहरण आपके परिष्कृत होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्रैक करना है, यही तो आंसर है। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। 2000 किताब भी पढ़ लोगे, ऐसा ही सब स्टेटमेंट आता है कमेंट करने को, कोई कष्ट इसमें नहीं है। तो हमें उसके क्रैक करने के चीजों को सीखना है, रटना नहीं है। दूसरा सवाल लिखिए, प्रशासन और कुछ नहीं है बल्कि कार्यों को करवाना है। कार्यों को करवाना है, ब्रैकेट में लिख दो भाई। लूथर गुलिक टिप्पणी करें, ये भी क्या है? करवाने पर बल दे रहा है। मतलब इसमें भी किस पर बात किया गया है? संकुचित परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, अब आप आज किसी भी बैकग्राउंड के हों, कुछ भी हो, पढ़े हो ना पढ़े हो, तो भी इसको लिखना चाहोगे, सही ट्रैक पे बॉलिंग हो जाएगा। बस उतना ही चाहिए, अप्रोच सही दिखाना है, 150 शब्द लिखना है, ना ही किसी के बैकग्राउंड को बताना है, गुलिक कब जन्मा, क्या किया क्या नहीं। आप जान जाओगे थिंकर पढ़ के, आगे लिखना भी नहीं है, ना जगह है। ठीक है, तीसरा, लोक प्रशासन के क्षेत्र को सार्वजनिकता, पब्लिकनेस के आधार पर ही समझा जा सकता है। सार्वजनिकता के आधार पर ही समझा जा सकता है। टिप्पणी करिए, भी क्षेत्र से आंसर लिखना है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को सार्वजनिकता के आधार पर ही समझा जा सकता है। ठीक है, अभी जो बताया सार्वजनिकता वाले मैटर पे लिखना है। एक बार जाके पढ़िएगा, आज ही पढ़िएगा, उड़ जाएगा नहीं तो। आज का ही आज खत्म करना है जाके, जो भी इसका राइटअप है नोट से, और अपने ब्रीफ नोट्स बनाने हैं और लिखने का अभ्यास करना है, बिना गलती होने दो, कोई बात नहीं है। अब 85 शब्द लिखो। अब ये मत सोचो कि हमें एकदम जान जाएंगे तो लिखेंगे, इन्हीं सब चीजों को तो छोड़ना है बस। संगा त्यागत सतो वृत्ति, है ना, यही काम करना है। नेक्स्ट, इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ सकते हैं, घुमा करके लिखिए, लोक प्रशासन निजी प्रशासन का विनियामक है। टिप्पणी करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द रेगुलेटर ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी यही सार्वजनिकता वाले मैटर को लेना है। लोक प्रशासन निजी प्रशासन का विनियामक है। टिप्पणी करें। ये सब दोनों ही प्रश्न कैसे प्रोसेस करेंगे? तो क्षेत्र की बात शुरू करें। जैसे ही पढ़ोगे ना सार्वजनिकता ये वो, तो आपको क्लिक कर जाएगा क्लास से, ये सब मिला तो पब्लिकनेस, या ऐसा मान लो आ जाए। एक और लिखो, एक और सवाल या करके एक और लिखो, तीनों सवाल एक ही जैसा है। लोक प्रशासन में पब्लिकनेस का अर्थ, लोक प्रशासन में व्हाट इज पब्लिकनेस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन में सार्वजनिकता क्या होती है?
है ना। यह किस प्रकार से निजी प्रशासन को प्रभावित करती है? हाउ कैन पब्लिकनेस इन्फ्लुएंस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, तीनों प्रश्न जो अभी लिखे हो एक ही है, कैसे लिखना है। शुरुआत इसकी करेंगे कि भाई पहले तो कुछ भी एक दो लाइन में परिभाषा लिख देना चाहिए ऐसे सवाल में, कि किसी संगठन को चलाने में या किसी लोक संगठन को चलाने में किए गए सभी प्रयास यथा पोस्टकॉर्प जैसे प्रयास लोक प्रशासन या प्रशासन कहलाते हैं। आज लोक प्रशासन के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा चलती रहती है। कुछ वर्ग का यह कहना है, क्योंकि आप अपनी बात कहोगे ना, टिप्पणी, यह कहना है कि इसका क्षेत्राधिकार सिर्फ कार्यपालिका तक सीमित है। कुछ ऐसा मानते हैं कि सरकार के तीनों अंगों तक है। आज वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के युग में इसे लोक निजी की दूरी से अलग किया जाता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी देखा जाता है। फिर एक डायग्राम बना दो और बताओ कि जो क्लासिकल थिंकर थे, पुराने विचारक थे, जैसे ये सब स्टेटमेंट जो मिल रहा है वुडरो विल्सन, अब क्लासिकल पुराना, तो जो पिता है उसी का नाम लिख दो। ये लोग ऐसे सोच के थे कि कार्यपालिका तक ही सीमित है, उनको खराब भी मत बताओ, उनके समय उनकी परिस्थितियों में यही था तो उन्होंने दिया। बट धीरे धीरे परिस्थिति और परिवेश के बदलते हुए आज का प्रशासन तीनों तक हो गया है। उदाहरण डाल दो, ठीक है, कैट का एग्जाम्पल डाल दो, विनियामकीय प्राधिकरण का डाल दो, ये करो। फिर बोलो कि 80 के दशक के बाद लोक निजी की दूरी खत्म हो रही है और प्रशासन हर जगह तो नहीं दे सकता रोजगार व्यवस्थाएं, लेकिन अगर कोई निजी कंपनी भी है, मार्केट भी है, वहां एक संख्या में लोगों की भीड़ है, चाहे वो ग्राहक हो या कर्मचारी हो या शेयरधारक हो, तो सरकार ये चाहती है कि उनका भी हित सुनिश्चित हो, उसके लिए वो कानून बना सकती है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ोगे, बताओ, जैसे कंपनीज एक्ट, अब ये सब अभी हमने नहीं बताया, ये क्या है ना, हर दिन इंप्रूव होगा, जीएस के टाइप का इंप्रूव होता जाएगा, तो उसका चिंता मत करो। 2013 में कंपनीज एक्ट में चेंज कर दिया गया और ऐसी कंपनी जो 1000 करोड़ टर्नओवर करती है वो अपने इनकम का 2% समाज में, 1% कर्मचारी में खर्च करेगी। ये कानून किसने लागू कराना है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने। तो इन अर्थों में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, प्राइवेट कंपनी भी किसके दायरे में आती है? सरकार के दायरे में आती है। ठीक है, ऐसे कोई एग्जाम्पल डाल दो। तो सार्वजनिकता इज द वन, सार्वजनिकता इज द की हु इन्फ्लुएंस द मार्केट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बात करनी है, हो गया। यही सब तो लिखना है, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखेगा ही नहीं। क्यों? उसको चाहिए कि 2 + 2 = 4। हाँ, हवा वहां से चली, ऐसे हुआ, ऐसा कर, लिबरल तरीके से अपने हिसाब से उसको लिखो, इनोवेटिव तरीके से एग्जाम्पल्स डालो, नई चीजों को करो। अब ये कोई इसको चाहे कि वुडरो विल्सन के जगह पे अपना नाम लिख दे, ये फिर गड़बड़ा गया, वो सही ट्रैक नहीं हुआ। तो विषय का जो फीलिंग है उसको पकड़िए, डायनेमिक चीजों को आप पढ़ना ही है आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन सी नई बात मैं बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना ही है। एथिक्स में पढ़ोगे, वहां के चीजों को उठा के यहाँ डाल दो, इतना बढ़िया रहता है। यूपीएससी को इतना पसंद आता है ये सब, तभी तो मार्क्स मिलता है ना। दूसरे सब्जेक्ट में नए नए चीज लोग लिख नहीं पाते हैं, हमारे यहाँ सब नया ही है, जवान सब्जेक्ट है ना, बूढ़ा है ही नहीं है, तो इसीलिए लोगों को अच्छा लगता है। सब शॉर्ट नोट्स है, 150 सब क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा या क्वेश्चन नंबर 5 में रहेगा, समझ गए? अब इससे ज्यादा और क्वेश्चन तो हम आउट करा नहीं सकते। इसी तरह की लाइनें लिखी हुई कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन हमें पकड़ना क्या है? उसके क्षेत्र को, उसके महत्व को पढ़ के, है ना, उस पर कमेंट करना है। चलिए आगे लिखिए। प्रबंधकीय विचारधारा और पोस्टकॉर विचार, प्रबंधकीय विचारधारा और विषय वस्तु की विचारधारा, प्रबंधकीय विचारधारा और विषय वस्तु की विचारधारा
विषय वस्तु की विचारधारा, एक ही कैंची के दो फलक हैं, ट्विन ब्लेड ऑफ ए सीजर, एक ही कैंची के दो फलक हैं, या कभी कई बार लिख देंगे कि एक दूसरे के अनुपूरक हैं, पूरक हैं, एक ही है। ब्रैकेट में लिख दीजिए लुइस मेरियम, LUISE, लुइस मेरियम, MERIUM, लुइस मेरियम, टिप्पणी करें। तो जैसे ही प्रबंध किए एकीकृत आए तो आपको समझ जाना है कि क्या लिखना है, प्रकृति के बारे में, और पूरा राम कहानी लिख देना है वहां पे। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, कुछ और भी आपके नोट्स में लिखा होगा, महत्व है तो सब स्टेटमेंट होगा। ठीक है, आप उसको पढ़िए, उसको करिए। अब 2 घंटा हमारा समय बर्बाद मत कर दीजिएगा, इतना ही बस पढ़ना है, दैट्स ऑल। ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। ठीक है, ना अपना समय बर्बाद करना है इसके बाद एकेडमिक में, इसके बाद बर्बाद नहीं करना है, इस्तेमाल करना है। वो नोट्स दिया है उसको पढ़ के आंसर लिखने में सीधा अभी से ही, इतने में ही, और एकदम खुश रहना है। ये नहीं सोचना है कि इसको 2 तथ्य, 2 थिंकर का नाम बोल दिया, बाहर निकले ना तो कोई कुछ एक नया थिंकर का नाम बोल देगा, इससे चिंता में नहीं, फेल वही करेगा, नंबर नहीं आएगा उसको। 2 साल बाद फिर थिंकर का नाम बताते हुए पाया जाएगा, और आपके जैसे कोई बच्चे परेशान कर देगा। वो इसी से बचना है। समझ में आ गया कुछ? चलिए, थैंक यू।